नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। केंद्रीय बजट 2025-26 में एमएसएमई वर्गीकरण के लिए नए मानदंडों की घोषणा की गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएमजेएवाई का लाभ 1 करोड़ गिग वर्कर्स को दिया जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि उत्पादकता और अनुकूलता बढ़ाने के लिए कई पहलों की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में पांडुलिपियों के लिए नए ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन जेजेएम को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव किया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। केंद्रीय बजट 2025-26 में एमएसएमई वर्गीकरण के लिए नए मानदंडों की घोषणा की गई। केंद्रीय बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई की परिभाषा के लिए सभी श्रेणियों में निवेश और टर्नओवर की अधिकतम राशि को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया गया है। इससे एमएसएमईज को उच्चतर कार्यकुशलता, तकनीकी सुधार और अधिक पूंजी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। चलिए एमएसएमईज परिभाषा के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन समझते हैं। पहले बात करते हैं सूक्ष्म यानी माइक्रो उद्यमों की। पहले इनका अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और जहां पहले टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ रुपए थी, अब इसे 10 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। अब बढ़ते हैं लघु यानी स्मॉल उद्यमों की ओर। पहले इस श्रेणी में अधिकतम निवेश की सीमा 10 करोड़ रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दी गई है। और अब बात करते हैं मध्यम यानी मीडियम उद्यमों की। पहले अधिकतम निवेश की सीमा 50 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब यह बढ़कर 125 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं टर्नओवर की सीमा 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दी गई है। अब एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट 2025-26 में घोषित अन्य पहले भी जान लेते हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कवर की राशि 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। एक क्रेडिट कार्ड से अधिकतम 5 लाख रुपए खर्च किए जा सकते हैं। निर्यात संवर्धन मिशन की शुरुआत की जाएगी। इस मिशन के कुछ उद्देश्य होंगे, जैसे कि निर्यात संबंधी ऋण प्राप्ति को सुगम बनाना तथा विदेशी बाजारों में गैर टैरिफ अवरोधों से निपटने के लिए एमएसएमईज को सहायता प्रदान करना। साथ ही स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए से नया फंड ऑफ फंड स्थापित किया जाएगा। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एमएसएमई का महत्व समझें तो उसमें पहला है रोजगार सृजन। भारत में 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमईज हैं। ये लगभग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। दूसरा है विनिर्माण में भागीदारी। भारत के कुल विनिर्माण क्षेत्रक आउटपुट उत्पादन में एमएसएमईज 36% का योगदान देते हैं। और तीसरा है निर्यात में हिस्सेदारी। भारत के कुल निर्यात में एमएसएमईज 45% का योगदान देते हैं। खबर के अंत में एमएसएमई द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां भी जान लेते हैं। पहली है सूक्ष्म उद्यम का अनौपचारिक क्षेत्र होना। पैन या जीएसटी पंजीकरण नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। दूसरी है ऋण प्राप्ति में समस्या। व्यवसाय संचालन के लिए आवश्यक धन जुटाने में कठिनाई होती है। तीसरी है बुनियादी ढांचे की कमी। बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं होने के कारण व्यवसाय संचालन में बाधा आती है। तकनीक अपनाने में पीछे होना भी एक चुनौती है। एमएसएमईज आधुनिक तकनीक अपनाने में पीछे रह जाते हैं। और आखिरी है विनियामकीय समस्याएं। नियमों के अनुपालन और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया जटिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेएवाई का लाभ 1 करोड़ गिग वर्कर्स को दिया जाएगा। यह घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा देखभाल के लिए प्रति लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है। गिग वर्कर्स के लिए बजट में कई अन्य घोषणाएं भी की गई हैं, जैसे कि केंद्र सरकार गिग वर्कर्स के लिए पहचान पत्र जारी करेगी और ई श्रम पोर्टल पर उनकी पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाएगी। आइए गिग वर्कर्स के बारे में जानते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार गिग वर्कर वह व्यक्ति होता है जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध के बिना अपनी सेवाएं प्रदान करके आय अर्जित करता है। नीति आयोग के अनुसार 2020-21 में 7.7 मिलियन यानी कि 77 लाख लोग गिग इकोनॉमी में कार्यरत थे। इस संख्या के 2029 से 30 तक बढ़कर 2.35 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।
आइए गिग वर्कर्स के समक्ष चुनौतियां भी जान लेते हैं। पहला है सीमित अवसर। गिग इकोनॉमी इंटरनेट और डिजिटल तकनीक पर निर्भर है, इस वजह से यह शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है। दूसरा है नौकरी और आय की असुरक्षा। गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर्स को प्रत्येक कार्य या सेवा के लिए भुगतान किया जाता है। इससे उन्हें श्रम कानूनों के तहत न्यूनतम वेतन और निश्चित दैनिक या साप्ताहिक कार्य घंटे का लाभ नहीं मिल पाता है। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिलना। गिग वर्कर्स को ना तो स्वास्थ्य बीमा का कवरेज प्राप्त है, ना ही भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ का लाभ प्राप्त हो रहा है। चौथा है एल्गोरिदम प्रबंधन। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रेटिंग और प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर गिग वर्कर्स को कार्य मिलता है, जिससे उन पर भारी मानसिक दबाव रहता है। चलिए अंत में भारत में गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए मुख्य पहले भी देख लेते हैं। पहला है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। इसमें गिग वर्कर्स को जीवन बीमा, दिव्यांगता, क्षतिपूर्ति, हित लाभ और दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है। दूसरा है ई श्रम पोर्टल। इसके तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस यानी कि NDUW बनाया गया है। इसका उद्देश्य ऐसे श्रमिकों के लिए रोजगार प्राप्ति कौशल को बढ़ाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाना है। तीसरा है राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स अधिनियम 2023। इसके तहत प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। चौथा है कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2024। इसमें गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना और कल्याण शुल्क लगाने का भी प्रावधान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि उत्पादकता और अनुकूलता बढ़ाने के लिए कई पहलों की घोषणा की गई है। बजट में कृषि उत्पादकता और अनुकूलता बढ़ाने के लिए इन पहलों की घोषणा की गई है। पहला है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। यह योजना आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम से प्रेरित है। यह योजना राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू की जाएगी। बात करें इसके कवरेज की तो इस योजना में 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। ये ऐसे जिले होंगे जहां कृषि उत्पादकता कम है, जहां फसल गहनता सामान्य है और जो कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए मानदंडों को कम पूरा करते हैं। योजना के अपेक्षित प्रभाव की बात करें तो पूरे भारत में 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। इसके फोकस वाले मुख्य क्षेत्र में शामिल हैं कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण एवं संधारणीय पद्धतियों को बढ़ावा देना, फसल कटाई के बाद पंचायत और ब्लॉक स्तर पर अनाज भंडारण सुविधाओं की संख्या और क्षमता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, किसानों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण दिलाने में मदद करना। दूसरी पहल है ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलता निर्माण कार्यक्रम यानी कि बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम। यह कार्यक्रम राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में रोजगार के कम अवसर उत्पन्न होने की समस्या का समाधान करना है। इसके मुख्य फोकस क्षेत्र हैं कौशल विकास, निवेश वृद्धि और प्रौद्योगिकी अपनाने में तेजी लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, कृषि उत्पादकता और अनाज भंडारण सुविधाओं में सुधार के माध्यम से कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना। लक्षित लाभार्थी की बात करें तो ग्रामीण महिलाएं, युवा किसान, सीमांत और लघु कृषक तथा भूमिहीन परिवार। वहीं इसकी कार्यान्वयन रणनीति देखें तो अन्य देशों और भारत में मौजूद सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को अपनाया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी। कार्यक्रम के प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क को समझें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG के सदस्यों और ग्रामीणों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। चलिए अब बजट में कृषि क्षेत्र के लिए घोषित की गई अन्य प्रमुख पहलें भी जान लेते हैं। पहला है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इस 6 वर्षीय मिशन में तुअर, उड़द और मसूर दालों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसकी प्रमुख प्राथमिकताएं जलवायु अनुकूल बीजों का विकास, उच्च प्रोटीन मात्रा वाली दालों का उत्पादन, फसल कटाई के बाद भंडारण और प्रबंधन में सुधार आदि हैं।
नफेड और NCCF जैसी केंद्रीय एजेंसियां पंजीकृत किसानों से अगले 4 वर्षों के दौरान ऊपर वर्णित 3 प्रकार की दालों की खरीद करेंगी। दूसरा है सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम। इसे राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य सब्जियों और फलों के उत्पादन, आपूर्ति दक्षता, प्रसंस्करण और किसानों की आय में वृद्धि करना है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा कृषि उत्पादक संगठनों यानी कि FPOs और सहकारी समितियों की भागीदारी के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसी के साथ बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। केंद्रीय बजट 2025-26 में पांडुलिपियों के लिए नए ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन का उद्देश्य देश भर में पाई जाने वाली पांडुलिपियों का संरक्षण और उनका रखरखाव करना है। चलिए सबसे पहले ज्ञान भारतम मिशन के बारे में बात करते हैं। इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों आदि में मौजूद 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना है। इस मिशन का महत्व देखें तो इससे ऐतिहासिक मूल्यों और विरासत का संरक्षण सुनिश्चित होगा। यह प्राचीन भारतीय ज्ञान को दुनिया के सामने लाएगा। पांडुलिपियों की दीर्घकालिक संरक्षण से यह भविष्य की पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही पांडुलिपियों को आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा आदि। इस नए मिशन के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन यानी नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स मिशन NMA के तहत बजट आवंटन 3.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब सवाल यह आता है कि पांडुलिपियां क्या होती हैं। दरअसल पांडुलिपियां कागज, वृक्ष की छाल, ताड़ के पत्ते आदि पर लिखी गई कम से कम 75 वर्ष पुरानी हस्तलिखित रचनाएं होती हैं, जिनका वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्यात्मक महत्व काफी अधिक होता है। उदाहरण के लिए बख्शाली पांडुलिपि को भोजपत्र यानी बर्च की छाल पर लिखा गया है। यह प्राचीन गणितीय पांडुलिपि 3री या 4ठी शताब्दी ईस्वी की मानी जाती हैं। इसमें शून्य के उपयोग का सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण मिलता है। लिथोग्राफ्स और प्रिंटेड वॉल्यूम्स यानी मुद्रित ग्रंथ को पांडुलिपि में शामिल नहीं किया जाता है। पत्थर पर चित्र उकेरकर उसे कागज पर छापने की प्रक्रिया लिथोग्राफी कहलाती है। इनकी विषय वस्तु इतिहास, धर्म, साहित्य, ज्योतिष और कृषि पद्धतियां आदि हो सकती हैं। बता दें, भारत में ब्राह्मी, कुषाण, गौड़ी, लेपचा और मैथिली जैसी 80 प्राचीन लिपियों में अनुमानित 10 मिलियन पांडुलिपियां हैं। इनमें से 75% संस्कृत में और 25% क्षेत्रीय भाषाओं में है। खबर के अंत में भारत में पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए की गई अन्य पहले भी जान लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने इसकी शुरुआत 2003 में पांडुलिपियों का पता लगाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए की थी। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता। यहाँ लगभग 3600 दुर्लभ और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पांडुलिपियां हैं। और आखिरी है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसे 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित किया गया था। यह प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करती है। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन यानी JJM को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की गई। साथ ही जल जीवन मिशन के बजट परिव्यय में भी वृद्धि की गई है। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन JJM को 2019 में शुरू किया गया था। शुरुआत में इसका लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना था। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत जलापूर्ति संबंधी सभी निर्णयों में ग्राम स्तरीय नियोजन और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। मिशन के तहत ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति या पानी समिति में कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होना अनिवार्य है। चलिए खबर की बेहतर समझ के लिए जल जीवन मिशन यानी JJM के बारे में समझते हैं। इसकी पृष्ठभूमि देखें तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और उसे जल जीवन मिशन में शामिल कर लिया गया। इसका नोडल मंत्रालय केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अब केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण पैटर्न को समझें तो हिमालयी राज्यों यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90:10 में है। केंद्र शासित प्रदेश के लिए 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। शेष राज्यों के लिए केंद्र राज्य वित्त पोषण अनुपात 50:50 है। अब जल जीवन मिशन JJM की अब तक की प्रमुख उपलब्धियां भी जान लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2019 में इस मिशन की शुरुआत के समय केवल 3.23 करोड़ परिवारों को नल से पेयजल प्राप्त हो रहा था। अब ऐसे परिवारों की संख्या बढ़कर 12 करोड़ हो चुकी है।
जिन राज्यों में 100% परिवारों को नल से जल प्राप्त हो रहा है वे हैं अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना और मिजोरम। साथ ही जिन केंद्र शासित प्रदेशों में 100% परिवारों को नल से जल प्राप्त हो रहा है वे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप तथा पुडुचेरी। खबर के अंत में जल जीवन मिशन के प्रमुख घटक भी जान लेते हैं। पहला है जल गुणवत्ता, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करके जल जनित रोगों के संक्रमण को कम करना। दूसरा, जल स्रोत की संधारणीयता, भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देना। तीसरा, ग्रे वाटर प्रबंधन, जल स्रोत से निरंतर आपूर्ति बनाए रखने हेतु अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग। इसके अलावा है कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, स्थानीय लोगों को जलापूर्ति संरचना बनाने व उसके रखरखाव के लिए प्रशिक्षित करना। आगे बढ़ते हैं नल से जल आपूर्ति की तरफ। इसमें 2024 तक देश के 19.25 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराना शामिल है, जिसकी लक्ष्य प्राप्ति अवधि अब 2028 है। अगला है बॉटम अप प्लानिंग, जल आपूर्ति की योजना बनाने, उसके क्रियान्वयन व संचालन तथा रखरखाव में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना। महिला सशक्तिकरण भी एक घटक है। जल आपूर्ति की योजना बनाने, निर्णय लेने, कार्यान्वयन, निगरानी व रखरखाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। और आखिरी है भविष्य की पीढ़ी पर ध्यान, स्कूलों, जनजातीय छात्रावासों और आंगनवाड़ी केंद्रों में नल जल आपूर्ति की व्यवस्था करना। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव किया। विदेशी निवेश की यह बढ़ी हुई सीमा उन बीमा कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेंगी। बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाने के लिए बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में संशोधन करना होगा। आइए बीमा क्षेत्र में 100% FDI का महत्व समझते हैं। पहला है निवेश में वृद्धि। बीमा क्षेत्र की समृद्धि और विस्तार के लिए अधिक विदेशी पूंजी उपलब्ध होगी। दूसरा है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए बीमा कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे लोगों के लिए बेहतर बीमा उत्पाद, बेहतर बीमा सेवाएं और कम प्रीमियम पर बीमा योजनाएं उपलब्ध होंगी। तीसरा है तकनीकी सुधार। विदेशी निवेश आने से बीमा कंपनियां अत्याधुनिक तकनीक अपना सकेंगी और बाजार में नए बीमा उत्पाद भी लॉन्च कर सकेंगी। चौथा है बीमा की पैठ का विस्तार। विदेशी निवेश बढ़ने से अधिक लोगों को बीमा कवरेज के दायरे में लाया जा सकेगा। इससे 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आइए अब भारत के बीमा क्षेत्र की स्थिति को समझते हैं। वित्त वर्ष 24 में 7.7% की वृद्धि के साथ कुल बीमा प्रीमियम 11.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बीमा की पैठ यानी कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन वित्त वर्ष 23 में 4% से घटकर वित्त वर्ष 24 में 3.7% हो गया है। बीमा घनत्व यानी कि इंश्योरेंस डेंसिटी वित्त वर्ष 23 के $92 से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में $95 हो गई है। बीमा की पैठ वास्तव में यह बताती है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का कितना प्रतिशत बीमा प्रीमियम संग्रह किया गया है। बीमा घनत्व का मतलब है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति औसतन कितना बीमा प्रीमियम संग्रह किया जाता है। चलिए अब भारत में बीमा क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां भी जान लेते हैं। पहला है भारत में विश्व की बड़ी बीमा कंपनियों का ना होना। विश्व की 25 शीर्ष बीमा कंपनियों में से 20 कंपनियां भारत में बीमा सेवाएं नहीं प्रदान कर रही हैं। दूसरा है आर्थिक बाधाएं। बीमा प्रीमियम अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में लोग बीमा नहीं करवाते हैं। तीसरा है भारतीय समाज में बीमा को अधिक प्राथमिकता नहीं देना। भारत में लोग बीमा कराने की बजाय अन्य पारंपरिक निवेश जैसे सोना खरीदना आदि को प्राथमिकता देते हैं। चलिए अंत में भारत में बीमा क्षेत्र के विकास के लिए उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। पहला है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI का गठन। इसका उद्देश्य बीमा उद्योग का संगठित और सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है। दूसरा है बीमा लोकपाल नियम 2017। इसका उद्देश्य बीमा सेवाओं में मौजूद कमियों से संबंधित शिकायतों का त्वरित वहनीय तरीके से और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ।
आज हम बात करेंगे जापान की, जिसकी राजधानी टोक्यो है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने नए H3 रॉकेट से नेविगेशन उपग्रह मिशिबिकी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मिशिबिकी 6 जापान की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली का 5वां उपग्रह है। जापान की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली को कुआसी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम यानी QZSS कहा जाता है। बात करें भौगोलिक अवस्थिति की, तो जापान एक द्वीपीय राष्ट्र है। इसकी सीमा किसी भी अन्य देश से नहीं लगती है। जापान का लगभग संपूर्ण भू क्षेत्र 4 मुख्य द्वीपों पर फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः अवस्थित इन द्वीपों के नाम हैं होकाइडो यानी सबसे बड़ा, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। बात करें इसकी समुद्री सीमाओं की, तो इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में ओखोटस्क सागर, पश्चिम में जापान सागर जिसे पूर्वी सागर भी कहा जाता है, और दक्षिण पश्चिम में पूर्वी चीन सागर है। इसकी भौगोलिक विशेषताएं समझें तो जापान में जलवायु विविधता पाई जाती है। यहाँ के उत्तरी हिस्से में उप आर्कटिक जलवायु और दक्षिणी हिस्से में आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट फूजी है। यहाँ की शिनानो नदी सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा टोन नदी और कीसो नदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नजदीक स्थित होने के कारण यहाँ बार बार भूकंपीय गतिविधियां होती रहती हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 24 में चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के माध्यम से पोत एवं कंटेनर यातायात में वृद्धि दर्ज की गई है। DRDO ने उड़ीसा के तट पर स्थित चांदीपुर से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी VSHOR ADS के लगातार 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। यह एक ह्यूमन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे स्वदेशी रूप से हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत ने अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया है। समुद्रयान परियोजना के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना की शुरुआत डीप ओशन मिशन के तहत की गई है। हाल ही में यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग यानी UNESCO यूनेस्को IOC ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत व्यापक कैरेबियन क्षेत्र यानी वाइडर कैरेबियन रीजन के लिए महासागर समन्वय तंत्र स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य स्कूली और उच्चतर शिक्षा के स्तर पर भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है। इससे विद्यार्थियों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत में दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की घोषणा की गई है। इसमें फसलों के लाखों जर्मप्लाज्म भंडारित होंगे, जिससे भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए जैविक एजेंट के रूप में इस्तेमाल की जा रही 2 आक्रामक मछली प्रजातियों पर केंद्र से जवाब मांगा है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।